तो हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2 से आपका अध्याय 5 जो कि आपका लिंग बोध। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक थ्योरी को समझेंगे। तो आप लोग अपने अपने बुक निकाल लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य रहेंगे इस चैप्टर के उसको मैं हाईलाइट करते हुए जाऊँगा और आप लोग अंडरलाइन करते हुए जाइएगा और सीखेंगे और समझेंगे बहुत कुछ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम ही है आपका लिंग बोध। तो इससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पुरुष और स्त्री के बीच भेद किया जाएगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रिंकी के पापा उसकी मम्मी को अस्पताल ले गए थे। रिंकी समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उनकी मम्मी को अस्पताल ले गया। तो दादी ने उसे बताया कि वह दादी बनने वाली है। तो रिंकी खुशी से उछल पड़ी। ठीक है, घंटी बजने पर जब उसने फ़ोन रिसीव किया तब पापा बोले कि बेटी तुम दादी बन गए। खुशी से पापा बोले अपने बेटी को कि बेटी तुम दादी बन गए, तुम्हारी एक बहन आई है। यह समाचार सुनकर रिंकी फूले नहीं समा रही थी। उसे दादी बनने का गर्व हो रहा था। ठीक है, खुश हो गया वो कि उसके पापा बोला कि तुम दादी बन गए हो। वो खुशी से नाचने लगी, कूदने लगी। वह शुभ समाचार अपनी दादी को सुनाने वह तुरंत दौड़ पड़ी। तो जो वह समाचार सुनी वो अपने दादी के पास चल गया उसको बताने के लिए। ठीक है, तो समाचार सुनाते ही दादी बोली, अरे भगवान एक बेटा दे देता तो अच्छा रहता, घर का चिराग तो बेटा ही होता है। ले। तो दादी की इस प्रतिक्रिया ने रिंकी की खुशियों को गायब कर दिया। वह सोचने लगी कि बेटी को जन्म पर दादी खुश क्यों नहीं हुई। तो क नंबर में है कि क्या दादी की प्रतिक्रिया सही थी? आप लोग बताइएगा। सही था दादी का प्रतिक्रिया कि बेटी हुई तो फिर खुश ना हुआ, कि बेटा होता घर का चिराग होता, ऐसा होता है क्या? और ख नंबर में है कि अगर रिंकी के स्थान पर आप होते तो क्या सोचते? क्या सोचते जी? सोचिए और समझिए। चलो हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया, यहीं पे ही इस कहानी में ही लिंग बोध का यहाँ पे आ गया कि स्त्री और पुरुष में यहाँ पे भेद कर दिया कि लड़का होता तो अच्छा होता, घर का जिम्मेदारी होता है ना। तो देखो, हमारे समाज में रिंकी की दादी की तरह प्रतिक्रिया करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। हम जब किसी शिशु को जन्म की खबर सुनते हैं तो हमें उसके स्वास्थ्य से पहले उसका लिंग जानने का उत्सुकता होती है कि वह लड़का है या लड़की। हम ये नहीं जानते कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पूछते हैं कि लड़का हुआ कि लड़की हुआ, उत्सुक रहते हैं ये चीज़ जानने के लिए। तो यही चीज़ लिखा गया और सही भी है। वस्तुतः समाज के लोगों को आपने बनाए मूल्यों के अनुरूप शिशु को स्त्री या पुरुष के रूप में पहचान देने की प्रवृत्ति होती है। देखो, समाज में ही जो रहता है इस तरह का कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो देखो, समाज उसमें अलग अलग भूमिका, व्यवहार, गतिविधियां और गुणों की अपेक्षा करता है, तो जिनके कारण शिशु में स्वयं में लड़का या लड़की होने की अनुभूति विकसित होने लगती है। इसे ही लिंग बोध कहा जाता है। तो समझ में आ गया लिंग बोध किसे कहता है। तो लिंग बोध संबंधी मान्यताएं, दृष्टिकोण व अपेक्षाएं आमतौर पर हम अपने परिवार, समाज, कहाँ से सीखते हैं जी? ये लिंग बोध का संबंधी मान्यता कि तुम लड़की हो लड़का हो, इस तरह का मान्यता कहाँ से समझते हैं? अपने परिवार से, समाज से, परिवेश, संस्कृति, मित्रों और सहपाठियों आदि के बीच स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक ना, ये सारी चीज़ों से देख सकते हैं। आगे है कि समाज में सामान्यतः यह भेदभाव जन्म से आरंभ होता है और बड़े होने तक चलता रहता है। माता पिता के द्वारा लड़कों को कार, बंदूक तथा लड़कियों को गुड़िया जैसे खिलौने दिए जाते हैं कि लड़का हो तो तुम लोग लो कार और बंदूक लो, इससे खिलो। लड़कियां लोग को क्या कौन चीज़ से दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में है तो मैं लिखवाऊंगा इसको, इसलिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और लड़की लोग को किससे दिया जाता है? खिलौने से खेलने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जबकि इन खिलौने से खेलने में दोनों को एक ही जैसा आनंद होता है। अब बच्चा है, बच्चा गुड़िया के साथ खेले या फिर कार बंदूक के साथ खेले, खेलने में लोग को तो मज़ा तो सेम ही लगता है। लेकिन लड़की लोग को खासकर गुड़िया दिया जाता है, लड़का लोग को कार। ये मानसिकता होती है। अगर हम विचार करें तो यह भेदभाव प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में झलकती है। जैसे उन्हें कपड़े पहनने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से खेल खेलने चाहिए और कैसे, ये सारा चीज़ जो है आपका माता पिता या परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग तय करते हैं। कौन से खेल खेलने चाहिए,
कैसे बात करने चाहिए, ये सभी आपके बड़े बुजुर्ग तय करते थे ना। तो ये बर्ताव बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो भविष्य में उसकी भूमिकाएं अलग अलग होगी। मतलब बचपन में ही बता दिया जाता है कि तुम लोग क्या खेलोगे, कैसे बातें करोगे, और ये चीज़ बर्ताव बड़े ही करते हैं बच्चों पे अपने, ताकि वो बताते हैं कि तुम बड़े होकर स्त्री बनोगे, तुम बड़े होकर पुरुष बनोगे, तुम्हारा जिम्मेदारी अलग रहेगा, तुम्हारा जिम्मेदारी अलग रहेगा। और बाद के जीवन में इसका प्रभाव उसके अध्ययन के विषयों और व्यवसाय को चुनने पर भी पड़ता है। मतलब तुम क्या पढ़ोगे ये भी डिपेंड कर जाता है इसी बात पे, और क्या व्यवसाय लोगे ये भी डिपेंड कर जाता है। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है। तो देखो गतिविधियां यहाँ पे कहा है, आप लोग कीजिएगा कि लड़कों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों की सूची तैयार कीजिए। क्या इन खेलों को लड़कियां नहीं खेल सकती है? सोच के बताइएगा। ठीक है, अरे जरूर खेल सकती है। देखो स्त्री और पुरुष के कार्यों का महत्व आप जानते हैं। ठीक है, तो देखो समाज में स्त्री और पुरुष मिलकर कई तरह के काम करते हैं, लेकिन उसकी भूमिकाओं और उनके कामों के महत्व को एक समान नहीं समझा जाता है। तो निम्न तालिकाओं में कुछ कार्यों को दिखाया गया है, पता लगाइए कि इन कार्यों को कौन करता है। तो बताओ, खाना बनाना कौन करता है? ऐसे देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। जितना भी बड़ा बड़ा होटल रहता है, शादी वादी होता है, सब में पुरुष ही करता है ना। और महिलाएं तो घर में तो खाना बनाती ही है। बर्तन धोने का काम महिलाओं का है, कपड़े धोने का महिलाओं का, ये ईंधन एकत्रित करने का महिलाओं का। ये सब काम समाज के द्वारा दिया गया, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। ईंधन एकत्रित करना मतलब क्या? लकड़ी उकड़ी जलावन के लिए जो लिया जाता है उसी को ईंधन बोलते हैं। हल चलाना ये पुरुषों के लिए माना गया। नौकरी करना पुरुषों के लिए। मवेशियों को चराना, ठीक ना, जानवरों को जो चराया जाता है, गाय बैल बकरी सबको, वो सब पुरुषों का काम है। ये चीज़ है। तो लगभग बहुत सा काम है, जैसे खाना बनाना दोनों हो जाएगा, बर्तन भी दोनों धो सकता है, कपड़ा भी दोनों धो सकता है, ठीक ना, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को ही माना गया है। चलो अब आगे देखते हैं। तो आपने अनुभव किया होगा कि घरेलू काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई और देखभाल करना, कौन कौन सा काम? खाना पकाना, साफ सफाई तथा देखभाल करना, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की बीमारी की जो देखभाल किया जाता है। किसका देखभाल किया जाता है? बच्चा जो रहता है, ठीक ना, बच्चा हो गया बस देखभाल करो, बूढ़ा गया उन लोग को देखभाल करो। ये सब काम किसको दिया जाता है? आदि का जिम्मेदारी जवाबदेही स्त्रियों की होती है। ये सारा काम स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ये ऐसा है। लेकिन इन कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, कोई महत्व नहीं समझा, तो तुम्हारा काम है, यही है समाज, ठीक ना। इन्हें स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य माना जाता है कि ये स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य है। शहरों के में कुछ घरों में घरेलू कार्य करने के लिए काम पर रखी महिलाओं को तनख्वाह के नाम पर बहुत कम राशि दी जाती है, ठीक ना। शहरों पे जो बहुत सारी बाई जो आती है, घर का काम कर देती है, उन लोगों को तनख्वाह बहुत कम दिया जाता है तथा उसके व्यवहार भी सम्मानजनक नहीं किया जाता है, सही से उन लोग के साथ व्यवहार भी नहीं किया जाता है। तो वास्तव में घरेलू कामों में शारीरिक श्रम लगता है। घर का काम करने में परिश्रम, मेहनत, शारीरिक श्रम, थे ना, मेहनत तो लगता है। जैसे खाना बनाने में आदि में गर्म चूल्हे के सामने, देखो गर्म चूल्हे के सामने रहना पड़ता है। गांव की कुछ स्त्रियां जंगलों से जलावन की लकड़ियां आदि लाती है, जो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है। कुछ स्त्रियां बाहर में नौकरी भी करती है, जिन्हें कामकाजी महिलाएं कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है? जो बाहर में नौकरी करते हैं कामकाजी महिलाएं कहा जाता है। इन पर काम का दोहरा बोझ होता है, घर पे भी आके काम करना है और बाहर में तो कर ही रहा है। एक बात और है कि हम घरेलू काम में लगने वाले लंबे समय को महत्व नहीं देते। घर के काम में जितना भी लंबे समय लग जाता है, बहुत समय लगता है। घर का काम मामूली काम है क्या? खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, देखभाल करना, तो इसमें बहुत समय लग जाता है, लेकिन उसको महत्व हम लोग नहीं समझते हैं। तो गतिविधियां आपका यहाँ पे कहा गया वो भी देख लो कि अपने आसपास किसी कामकाजी स्त्री, कामकाजी मतलब जो ऑफिस वगैरह में घर का काम भी करती है और बाहर में नौकरी भी करती है, स्त्री एवं पुरुष के काम करने के समय की अवधि का पता लगाइए। तो पुरुष जो रहता है, जो बाहर में काम करता है, बस वो बाहर में ही काम करता है, घर का काम नहीं करता है। लेकिन स्त्रियां, जो कामकाजी स्त्रियां रहती है, उसको घर का भी काम करना पड़ता है। इनमें से कौन अधिक काम करता है? तो जाहिर सी बात है, आप लोग को पता चल ही गया होगा, बोलने का तो ज़रूरत नहीं है कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है। जो कामकाजी महिलाएं रहती है उसका हम बात कर रहे हैं, जो घर का काम करता है उसका नहीं। अब देखो रूढ़िवादी धारणा, ये रूढ़िवादी धारणा क्या है जानते हो? कि पुराने समय से एक मिथ्य या धारणा चले आई है कि तुम लड़की हो तो तुमको खाना पकाना ही पड़ेगा, तुम नौकरी नहीं कर सकते। ये सब रूढ़िवादी धारणाएं होती है, जो पुराना धारणा होता है, लोगों को दोबारा गढ़ दिया जाता है दिमाग में।
कि तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारा कर्तव्य ये है वो है, बड़ों की सेवा करो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें होती है। मानता हूँ करना चाहिए, लेकिन अपना जीवन को बर्बाद करके नहीं, सबसे पहले खुद हो, उसके बाद कोई और। तो यहाँ पे देखो, समाज में रूढ़िवादी धारणा के कारण ही स्त्री और पुरुष से अलग अलग अपेक्षाएं की जाती है। स्त्री हो या पुरुष है, सिर्फ हम स्त्री का ही नहीं बात कर रहे हैं, पुरुषों पे भी बहुत सारा दबाव आता है, ठीक है। तो जो उसके जीवन के विकास के अवसरों को प्रभावित करती है। यह धारणा खासकर लड़कियों के जीवन को आगे बढ़ने के अवसर को बाधित करती है। खासकर किसको? लड़कियों को, ठीक ना। उसके जीवन में आगे बढ़ने में, सक्सेस करने में क्या करता है? बाधित करती है, रोक देती है। इसके कारण उसका मनोबल टूट जाता है तथा उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। हमें दो उदाहरण से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों उदाहरण दिया है, दो कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ हम पहले जान रहे हैं अनीमा की कहानी। तो देखो, अनीमा छोटे गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी है, ठीक ना। किशोरी मतलब लड़की है, समझ रहे हो। उसके पिता पास के शहर में एक दुकान चलाते हैं, एक शहर में दुकान चलाता है, पास का जो शहर है। उसके दो बड़े भाई है, ठीक है। अनीमा कक्षा 8 में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, तेज है पढ़ने में, ठीक ना। कुछ दिन पहले उसकी माँ के पैर की हड्डी सीढ़ियों से गिरने के कारण टूट गई थी। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। तो अनीमा के पिता ने उनसे कहा कि वह कुछ दिन स्कूल ना जाए और अपनी माँ की देखभाल करे। तो देखो, यहाँ पे गढ़ दिया। उसका दो भाई भी है, लेकिन अनीमा को ही बोला कि जाओ मम्मी का सेवा करो, कुछ दिन स्कूल मत जाओ, जबकि पढ़ने में ठीक है। तो अनीमा ने अपने पिता से कहा कि भाइयों को भी घर के काम में सहयोग करने को कहें, क्योंकि उसकी परीक्षा नज़दीक है। क्योंकि अनीमा की परीक्षा जो है नज़दीक है, तो बोला था उसका भाई सब भी कुछ काम कर देगा घर का, तो अच्छा रहेगा। पर पिता ने कहा कि माँ की देखभाल तथा घर के काम काज वह अच्छे से कर सकती है। यहाँ पे दोहरी नीति समझ में आ रहा है ना। लड़की को बोल रहा है कि तुम माँ की देखभाल और घर के कामकाज अच्छे से कर सकते हो। माँ की देखभाल और घर के कामकाज से उसे इतना समय नहीं मिला कि वह अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सके। फिर भी अनीमा ने परीक्षा देने का निर्णय लिया, परीक्षा दे दिया। और जब नतीजा आया तो पढ़ाई नहीं तो सही मार्क्स नहीं ना आएगा। तो नतीजा आया तो अनीमा को अच्छे मार्क्स नहीं मिले। अब बताओ कि अनीमा को कम अंक क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि वह घर का काम किया, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। अनीमा के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि वह घर का काम अच्छे से कर सकती है? क्योंकि यह मानसिकता है, रूढ़िवादी धारणा है जो दिमाग में गढ़ा गया है कि लड़की ही घर का काम करता है, वही अच्छा कर सकता है, सेवा कर सकता है, ठीक ना। यहाँ पे रूढ़िवादी धारणा समझे, क्या लड़का नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है। जिसके घर में अगर बेटी नहीं रहा तो कौन करेगा? लड़का ही ना करेगा। चलो आप देखते हैं आगे दूसरा कहानी। तो वहाँ मैंने देखा लड़की की कहानी, अमीना की। अब यहाँ पे देखो हमीद की कहानी देखेंगे। हमीद क्या है? लड़का है, ठीक ना। अब लड़का पे भी कैसे बोझ पड़ता वो देखो। हमीद अपना मैट्रिक का परीक्षाफल देखकर खुश था, यद्यपि विज्ञान और साइंस में उसे अधिक अंक नहीं मिले थे। तो देखो, मैट्रिक का परीक्षा दिया, इसमें विज्ञान और साइंस में उसको अच्छा अंक नहीं मिला, लेकिन उसके पसंदीदा विषय सामाजिक विज्ञान, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का ही ना भाग है, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा में अच्छे अंक मिले, ठीक है। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखा तो वह खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमीद आगे की पढ़ाई कला विषय में करना चाह रहा था। देखो, मैट्रिक के बाद क्या होता है? विषय आपका बढ़ जाता है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स हो जाता है, होता है ना। तो कला मतलब आर्ट्स हो गया, और कला बोलता है वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी विषय लो, सब में पढ़ना पड़ता है। तो हमीद को कला के विषय में बहुत अच्छा नॉलेज था, सामाजिक विज्ञान अच्छा लगता था उसको, तो वो उसी की पढ़ाई करना चाहता था। तो हमीद आगे की पढ़ाई कला का विषय में करना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता उसे विज्ञान और कंप्यूटर सीखने पर दबाव बना रहे थे, ठीक ना। बोलता है जो साइंस पढ़ेगा वही सक्सेस करेगा, ऐसा नहीं है। दिमाग में बैठ गया है कि जो साइंस पढ़ेगा, कंप्यूटर पढ़ेगा, वही सक्सेस करेगा या अच्छा जॉब करेगा, नौकरी करेगा। और हमीद कौन है? लड़का। अब देखो लड़का पे कैसे बोझ पड़ रहा है पढ़ाई का। लेकिन उसके माता पिता ने कंप्यूटर और समाज विज्ञान के दबाव डाला। तो उनका कहना था कि कला विषय लड़कियों के लिए ठीक है। ले, समझ में आया यहाँ बात? कि उसके पिता बोल रहे हैं कि लड़कियों के लिए कला विषय सही है, तुम लड़का है तो तुम साइंस लो। कोई मतलब है? लड़कों को साइंस जैसे कठिन विषय पढ़ने चाहिए। हमीद काफ़ी दबाव में था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब देखो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उसके माता पिता विज्ञान पढ़ाने के लिए क्यों दबाव बना रहे थे, क्योंकि वह लड़का है। देखो लड़का के भी कितना दबाव बनाया जाता है। आप हमीद के जगह होते तो कौन से विषय चुनते, बता, आर्ट्स लेते कि साइंस लेते? माता पिता बोल रहा साइंस लो, अपना मर्जी का नहीं, तो यहाँ दबाव पड़ ही जाता है। रूढ़िवादी धारणा इसी को ही बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों रूढ़िवादी धारणा को लेकर बैठा हुआ है दिमाग में और उसका असर अपने बच्चों पर पड़ता है। तो आगे चलो देखते हैं कि विद्यालय से ड्रॉप आउट एवं कम उम्र में विवाह लड़कियों की एक बड़ी समस्या है। विद्यालय से ड्रॉप आउट समझ रहे हो, विद्यालय में नहीं पढ़ता है, निकाल लिया जाता है। मैट्रिक पढ़ रहा है तो पास किया, या फिर पास नहीं भी किया तो उसको हटा लिया, और कम उम्र में ही लड़कियों की विवाह कर देना एक बड़ी समस्या है। आगे पढ़ने का अवसर मिलने पर भी मानविकी, ठीक ना, गृह विज्ञान, नर्सिंग जैसे विषय को लेकर पढ़ाई करने का उन पर दबाव बनाया था। लड़की है तो क्या पढ़ने के लिए बोला जाता है, गृह विज्ञान पढ़ो, ठीक ना, मानविकी पढ़ो या फिर नर्सिंग पढ़ो। नर्सिंग का काम समझ रहे हो, गृह विज्ञान वही कला जिसको बोलते हैं, मानविकी पढ़ो, मानव शास्त्र, यही सब पढ़ने बोलता है। और सामाजिक क्या बोल रहे जी सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण ही समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हुई है। ठीक है, हमारे समाज में बेटों से चाहत अधिकांश भारतीय परिवार को है। हमारे समाज में बेटों की चाहत मतलब बेटा ही होगा, वह अधिकांश भारतीय परिवार में है। यह धारणा पुरातन काल से ही चली आ रही है, पुराने जमाने से ही चली आ रहे हैं कि लड़कों को परिवार के लिए कमाने वाला, उत्तराधिकारी और बुढ़ापे का सहारा, और लड़कियों को प्रायः बोझ समझा जाता है। इसका कारण प्रायः समाज में व्याप्त दहेज प्रथा है। ठीक ना, लड़की रहेगा तो दहेज देना पड़ेगा, शादी करवाना पड़ेगा, इसलिए बोझ समझा जाता है। इसी कारण क्या क्या होता है, देखो दहेज प्रथा के कारण बाल विवाह कर दिया जाता है, बाल कन्या हत्या किया जाता है, बाल कन्या हत्या, ठीक ना, छोटी बच्चे को मर्डर कर दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, पैदा होने से पहले ही देख लेता है कि लड़का है या लड़की है, लड़की रहा तो उसको मार दिया जाता है, पैदा ही नहीं होने दिया जाता है। लेकिन अभी तो ये सब कानूनी अपराध है, पर बहुत से जो पैसे वाले वो लोग कर ही लेता है। ठीक है, समाज हेतु हत्या समझ रहे हो, सबसे खतरनाक समाज हेतु हत्या। देखो यहाँ पे सॉरी समाज बोल रहे, सम्मान हेतु हत्या क्या होता है, परिवार, ठीक ना, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के लिए मार देता है। देखो जब किसी परिवार या वंश के सदस्य के द्वारा परिवार की प्रतिष्ठा या इज्जत को आधार बनाते हुए किसी की हत्या की जाती है तो उसे सम्मान हेतु हत्या कहा जाता है। समझ में आ रहा है, इज्जत के लिए मार देता है अपना ही औलाद को, बहुत ही खतरनाक होता है। ये सब कुरीतियाँ है जो दिमाग में डाला गया, रूढ़िवादी धारणा है। जैसे सामाजिक बुराइयां समाज में व्यक्त है, ये सारी जो है क्या क्या बोले अभी हम, बाल विवाह हो गया, बाल कन्या हत्या हो गया, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, और सम्मान हेतु हत्या जैसी सामाजिक बुराइयां समाज में व्याप्त है। हालांकि सरकार इन सभी पर प्रतिबंध लगा चुकी है, पर कितना लगाएगा, कहीं तो होता ही होगा। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब आगे यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, उसको जरा अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है आंकड़ों में लैंगिक विभाजन का यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझना। देखो निम्नलिखित आंकड़ों को ध्यान दीजिए और पता लगाने का प्रयास कीजिए कि इन आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत में 2011 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, जैसे भारत में कितना महिला है, 943 गो है। 1000 पुरुष पैदा होता है तो उसके लिए महिलाएं आपका 943 है, मतलब महिलाओं की संख्या कम है। क्यों है, समझ में आ गया, समाज की कुरीतियों के कारण। झारखंड में देखो 947, आप लोग को भारत का याद रखना और झारखंड का याद रखना। कहीं कहीं बुक में आपको 947, कहीं 948, कहीं 949 तक जाता है, ठीक ना, मतलब 947 या 948 या 949 तक लड़कियां हैं 1000 लड़कों के लिए। वैसे आपका केरल में देखो, केरल में शिक्षित है तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं, ठीक है, 1084 को है। पुडुचेरी में 1037 को है, तमिलनाडु में 996 है, और हरियाणा में 830 है। सब कम लग रहा है ना हरियाणा में। अब देखो यहाँ पे साक्षरता दर प्रति 100 जनसंख्या पर साक्षर व्यक्ति की संख्या, तो राज्य दिया हुआ है प्रति 100, ठीक ना, प्रति 100 जनसंख्या पर, मतलब 100 पे। तो झारखंड में 100 पुरुष लेंगे तो उसमें 78.45% आपका क्या है, पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता देखो कितना कम है, 56 है ना, 56.25।
और कुल साक्षरता ले लेंगे तो 47.63% है। समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो विकसित आप कह सकते हैं वो आपका केरल ही है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। तो यहाँ पे देखो पढ़ा लिखा ज़्यादा है तो इसका जनसंख्या भी देखो ज़्यादा है महिलाओं का, है ना। 92.07% महिला यहाँ साक्षर है और 96.11% यहाँ पे पुरुष साक्षर है। टोटल आपका 94% है। क्लियर। तो यही दो चीज़ आप लोग को याद रखना है, झारखंड रख लो और भारत का रख लो, ठीक है। ये स्रोत आपका 2011 के जनगणना के अनुसार था। चलो आगे देखते हैं। लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की भूमिका आप जानते हैं। शिक्षा से कैसे लैंगिक भेदभाव को मिटाया जा सकता है? मिटाया जा सकता है जी, हाँ जा सकता है, पढ़ोगे तब ना समझोगे। लेकिन आज का पढ़ा लिखाई लोग तो ज़्यादा अन्याय करता है ना जी। देखो, लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। विद्यालय में बच्चे अपने प्रारंभिक उम्र में ही सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं जो उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। जो चीज़ विद्यालय में सीखा जाता है, जो समझता है समाज के थ्रू, वही बड़ा होकर सीखता है ना, बड़ा होते जाता है, दिमाग में बैठते जाता है। देखो, अतः प्रत्येक बच्चा को विद्यालय से जोड़ना अति आवश्यक है। विद्यालय में ही तो सीखता, नहीं तो इधर उधर भटकेगा तो कहाँ से सीखेगा। देखो, आज के युग में लड़के और लड़कियां बड़ी संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, फिर भी उनकी साक्षरता दर में अंतर है, ठीक है। अभी हमने देखा झारखंड का बहुत अंतर है ना, 56% है, और जबकि पुरुष साक्षरता 78% है। आगे है कि वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त कर कई महिलाएं आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर चुकी है, ठीक ना। आर्थिक संपन्नता मतलब पैसे वैसे की कमी नहीं होती है। चलो आगे देखते हैं अब। तो देखो यहाँ पे कुछ महान हस्तियों का चित्र दिया हुआ है। महिला, देखो अरुंधति भट्टाचार्य जो था वह कौन थी? वह पहली, ठीक ना, पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय स्टेट बैंक की, ठीक है। तो अरुंधति भट्टाचार्य कौन थी? भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। किरण बेदी, इनको तो आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट आईपीएस, भारत की पहली आईपीएस यही थी, इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी जो थी वो आपका किरण बेदी थी, महिला, ठीक है। पहला जो महिला बनी थी आईपीएस वो किरण बेदी थी। अब देखो, इंदिरा नूई जो थी वह अमेरिकन कंपनी पेप्सिको की मुख्य कर्मचारी अधिकारी है, ठीक है। अब चलो आगे हम लोग जानते हैं अपने राज्य के बारे में, ठीक ना। यहाँ पे देखो लिखा गया दीपाली अमृत खलखो, ठीक है। दीपाली अमृत खलखो जो है रेलवे इंजन ड्राइवर बनी थी, यही है, दिख रहा है फिगर में। ये जो थी ये प्रथम महिला ड्राइवर थी, इंजन ड्राइवर, रेल चला रही थी, ट्रेन। देखो, दीपाली झारखंड की महिला इंजन ड्राइवर है। दिवाली बोल रहे हैं जी, दीपाली BSL, ठीक ना, BSL हाई स्कूल बोकारो के विद्यार्थी रह चुकी है तथा उच्च शिक्षा उन्होंने रांची महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्राप्त की। उन्होंने खड़गपुर से इंजन ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया, फिर रांची से लोहरदगा ट्रेन चलाना शुरू किया। इस कार्य को करते हुए उन्होंने साबित किया कि महिलाएं उन कार्यों को भी कर सकती है जो सामान्यतः पुरुष का कार्य समझा जाता है, ठीक ना। ड्राइवरिंग का कार्य तो महिला को नहीं ना दिया जाता था, पुरुष को दिया जाता है। देखो आगे है महिला आंदोलन। अब महिला आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो महिला द्वारा जो आंदोलन किया जाता है समाज के शोषण के विरुद्ध, तो यहाँ पे देखो क्या है कि अब कानूनी सुधार, स्वास्थ्य आदि में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन औरतों के संघर्ष से हुई है। इस संघर्ष को महिला आंदोलन कहते हैं, ठीक ना। तो औरतों की संघर्ष को महिला आंदोलन कहा जाता है, ठीक ना। महिलाओं द्वारा जो कानूनी सुधार, स्वास्थ्य आदि में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, किस कारण हुई है? महिला आंदोलन के द्वारा, ठीक है। आगे है कि इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने, क्या क्या है? चेतना जागृत करने, सही चीज जानो, ठीक ना। भेदभाव का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न राजनीति, कहाँ थे? यहाँ पे थे। भिन्न भिन्न राजनीतियों का उपयोग किया जाता है जिसमें अभियान चलाना, विरोध करना एवं जागरूकता फैलाना प्रमुख है, ठीक ना। महिलाओं द्वारा जागरूकता जो फैलाई जाती है, देखो यहाँ पे दिया गया नारे, लिखित तिथियाँ, तख्तियाँ, उसका जागरूकता रैली में शामिल महिलाएं।
चलो अभियान के बारे में जानते हैं। अभियान देखो, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा पूछ दे तो क्या होता है? भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन की महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके फलस्वरूप नए कानून भी बने, नया कानून बना। 1997 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान पर और शिक्षण संस्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। ठीक है, महिला जहाँ काम करते वहाँ पे उसके साथ छेड़छाड़ किया ही जाता था, तो उसके विरुद्ध यहाँ पे कानून बनाया गया था। कब? 1997 में। ठीक है, और सन 2006 में घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा सह रही औरतों की कानून सुरक्षा बने संबंधी एक कानून लागू की गई है। बहुत सारा कानून बना गया है जिसका फायदा महिला लोग उठाती है ना जी। तो 2006 में घर के अंदर जो शारीरिक हिंसा होती है, मानसिक हिंसा होती है, ठीक ना, मानसिक रूप से भी तो टॉर्चर किया जाता है, तो उसके लिए भी संबंध में कानून बनाया गया, लागू की गई है। और ये कब लागू किया गया था? 2006 में। जिसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का नाम से जाना जाता है। क्लियर? देखो ये भी जानो, यहाँ पे गोल करके दे दिया है, ये भी जानो तो जान ही लेते हैं कि वर्तमान समय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को माध्यमिक भोजन, मुफ्त का भोजन दिया जाता है। निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तक, पोषण और छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि महिलाओं को पढ़ने में, महिला बोल दी है, लड़कियों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। इसके साथ ही कक्षा 8 की लड़कियों को साइकिल दी जाती है ना। ये सब किस लिए किया जाता है? महिला सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। एक समय महिलाओं की बहुत गंदी दुर्दशा थी, खैर अभी सुधर चुका है। आगे चलो देखते हैं। तो इसका मकसद घरेलू रिश्ते में हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है, जो अभी हमने जाना। ठीक ना, घरेलू रिश्ते में जो हिंसा झेल रही है महिला को तत्कालीन एकदम राहत पहुंचाना है। यह भारत का पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है। आगे है घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत पत्नी या फिर बिना ब्याह किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण या फिर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की परिस्थितियों में कार्रवाई की जा सकती है। ठीक ना, अगर पत्नी भी है उसके साथ गाली गलौज करोगे, या कोई रह रही है महिला आप ही के घर पे, चाहे बहन हो या किसी भी तौर पे रह रही है, उसके साथ भी अगर गलत व्यवहार करोगे तो उसके लिए क्या, अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने पे कार्रवाई की जाती है। कौन सा? आपका नियम जो था महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा। ठीक है, चलो आगे जानते हैं कि कुछ और उदाहरण देखिए। महाराष्ट्र, तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे जानोगे। देखो महाराष्ट्र स्थित सिंगापुर में शनि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश को लेकर एक आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तो आंदोलन चला गया, शनि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश ही नहीं करने दिया जाता था, तो उसके लिए आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। ठीक है, और इस आंदोलन के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश दिया कि उक्त मंदिरों में प्रवेश से महिलाओं को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो मतलब महिला को अंदर जा सकता है, महिला अंदर जा सकता है, उसको बाहर नहीं रखा जा सकता है, वंचित नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आपका फैसला सुना दिया था। इस तरह का आंदोलन मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चलाया गया। इसी तरह का एक और हुआ था हाजी अली दरगाह में। ठीक है, तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा चलाया गया था, हो सकता है मुस्लिम हिंदू सब मिलकर ही तो चलाता है, तो प्रवेश से चलाया गया था, जिसका नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं ने किया। देखा, यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने किया था, अंततः उन्हें उक्त दरगाह में प्रवेश की अनुमति मिली। तो देखो क्या क्या नियम था समाज में कि शनि मंदिर में नहीं जा सकता महिला, यहाँ पे दरगाह में मना कर दिया था। अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ महान विद्वान जो होते हैं ना, वो इस तरह का अंड शंड कानून या क्या कह लो कुरीति डाल देता है अपना फायदा के लिए। तो देखो विरोध करना एवं जागरूक बढ़ाना, तो देखो औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं के हितों के उल्लंघन संबंधी नीतियों का विरोध करना भी महिला आंदोलन का कार्य है।
समझ में आ रहा है ना। महिला आंदोलन का क्या क्या कार्य है यहाँ पे बताया गया कि औरतों के अधिकार के संबंध में समाज को जागरूक बढ़ाना और महिलाओं के हितों के उल्लंघन संबंधी नियमों का विरोध करना। महिला आंदोलन का कार्य है जहाँ विरोध व्यक्त करने में रैलियाँ या प्रदर्शन आदि तरीके बहुत असरदार होते हैं। रैली निकाल के प्रदर्शन करके इस तरह किया जाता है। आगे है वही जागरूकता फैलाने के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है। गीत, नुक्कड़ नाटक या जनसभाओं का सहारा लिया जाता है। गीत गा के, नुक्कड़ करके और नाटक दिखा के या जनसभाओं का सहारा भी लिया जाता है। देखो जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक करती महिलाएं यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। क्लियर। आगे चलो देखो यहाँ पे इसको जान लो। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाएं अपने संघर्ष की याद को ताज़ा करने के लिए इकट्ठा होती है और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, मतलब विश्व महिला दिवस। तो विश्व महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है तारीख है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महिलाएं तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब बच गया इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास, तो इसको हम अगले पार्ट पे करा देंगे। तो बच्चों अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी गड़बड़ हो गई या फिर कुछ पूछना हो या शिकायत भी करना तो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।